जय हिंद दोस्तों, जीनियस स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। इस सेट में सभी आगामी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ए ऑप्शन है पृथ्वी सिंह आज़ाद, बी ऑप्शन है सरदार किशन सिंह, सी ऑप्शन है उधम सिंह, डी ऑप्शन है सोहन सिंह जोश। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। मार्च 1940 में उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ऑप्शन है दांडी मार्च के समय, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के समय, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, डी ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन के समय। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, बी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928, सी ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1936, डी ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ए ऑप्शन है 1927, बी ऑप्शन है 1928, सी ऑप्शन है 1929, डी ऑप्शन है 1930। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1927। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ए ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डी ऑप्शन है सी राजा गोपालाचारी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? ए ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है लक्ष्मी स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड में सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गाजीपुर, बी ऑप्शन है बलिया, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है गोरखपुर।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसका मृत्यु 1805 में गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसका कब्र स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन है सातवाहन, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है चोल, डी ऑप्शन है चालुक्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था। ए ऑप्शन है पौताध्यक्ष, बी ऑप्शन है पन्याध्यक्ष, सी ऑप्शन है शीताध्यक्ष, डी ऑप्शन है सुनाध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौताध्यक्ष। पन्याध्यक्ष वणिज विभाग का और सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रभारी था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ए ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, बी ऑप्शन है पीटरमारित्सबर्ग, सी ऑप्शन है डरबन, डी ऑप्शन है प्रिटोरिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटरमारित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ए ऑप्शन है 6ठी अनुसूची, बी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, डी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत ही उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी ऑप्शन है मंत्रियों के द्वारा, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात अनुच्छेद 52 कहता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। यह बात अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ए ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी ऑप्शन है
केवल उच्च न्यायालय में, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी ऑप्शन है किसी भी न्यायालय में नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लास 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, बी ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग, सी ऑप्शन है वित्त आयोग, डी ऑप्शन है योजना आयोग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में एक कार्यपालिकीय आदेश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ए ऑप्शन है ढेबर आयोग, बी ऑप्शन है कालेलकर आयोग, सी ऑप्शन है खेर आयोग, डी ऑप्शन है राजमन्नार आयोग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और भारतीय पुलिस सेवा IPS इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है कबाम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। ये जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। अगला प्रश्न है, गद्दी लोग निवासी हैं? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश के, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश के, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश के, डी ऑप्शन है मेघालय के। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है? ए ऑप्शन है पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, बी ऑप्शन है विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, सी ऑप्शन है मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि हेतु, डी ऑप्शन है मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि हेतु। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र अर्थात फसल में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि होती है और साथ ही साथ कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन है भीमा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है चेन्नई, भारत का सबसे गहरा पतन। बी ऑप्शन है कोचीन, प्राकृतिक पतन। सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पतन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन। डी ऑप्शन है कंडाला, ज्वारीय पतन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई, भारत का सबसे गहरा पतन। ये सुमेलित नहीं है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है। चेन्नई एक कृत्रिम पतन है जो भारत के सबसे पुराने पतनों में से एक है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ए ऑप्शन है जलवाष्प, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको प्रश्नों से संबंधित कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को दूर करने का कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है? ए ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी ऑप्शन है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ए ऑप्शन है यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परिवर्तित करती है, बी ऑप्शन है यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, सी ऑप्शन है यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करती है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परिवर्तित करती है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परिवर्तित करते हैं। इसी से पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ए ऑप्शन है द्रवण, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण,
सी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है कोबाल्ट, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं और तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक द्वारा ही आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी ऑप्शन है हिमीकरण, सी ऑप्शन है पिघलना, डी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? ए ऑप्शन है तांबा एवं निकेल, बी ऑप्शन है तांबा एवं टीन, सी ऑप्शन है तांबा एवं जस्ता, डी ऑप्शन है लोहा एवं निकेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता, जिसमें तांबा की मात्रा 70% और जस्ता की मात्रा 30% होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, सी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ए ऑप्शन है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन है नियोप्रीन, सी ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन, डी ऑप्शन है पॉलीथीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियोप्रीन। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, बी ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, सी ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकोल, डी ऑप्शन है ग्लिसरॉल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है अंगूर, सी ऑप्शन है खजूर, डी ऑप्शन है आलू बुखारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब। जब फल के निर्माण अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। इसका उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती आदि है। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त किया जाता है
ए ऑप्शन है सूखी पत्तियों से, बी ऑप्शन है जड़ों से, सी ऑप्शन है बिना पके फल के लैक्टेस से, डी ऑप्शन है पके फल के लैक्टेस से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लैक्टेस से। अफीम के पौधे के दूध, जिसे लेटेक्स कहते हैं, को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल के एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, इसे माल्टोज में बदल देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी हीमोक्रोम, ऑप्शन डी फिनालिक्रोम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग एक पिगमेंट के कारण होता है, जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ऑप्शन ए है शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन बी है आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, ऑप्शन सी है शरीर के लवणों का क्षय, ऑप्शन डी है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें।